डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening, one and all present over here. Myself, Dr. Naishal Raval, would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. In the last sessions, we had talked about the introduction to the business environment. In that, we had focused more on the various factors affecting your business environment. We had also talked about the problems of growth. We had talked about the political factors. We had talked about the cultural factors. Now let us move with the block 2, that is natural environment resource and environmental issues. Block 2, unit 1, environmental factors affecting your business environment or your business. In this unit, the learning objective are concept of environmental factors, the concept of physical factors, and the concept of cultural factors. Let us start with an introductions, environmental factors. The location of industries is one of the important problem which are normally faced by the promoters. कोई भी business हो, ठीक है, वो कहाँ पर उसको सेटअप करना है, कौन सी लैंड है, कौन सा स्टेट है, कौन सा एरिया है, ठीक है, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है प्रमोटर्स के लिए. कोई भी बिजनेस हो, वो सबसे पहला रॉ मटेरियल उसको कहाँ से इजीली अवेलेबल होगा उसके बारे में सोचेगा. सिंपल एक्सेस टू द रॉ मटेरियल्स, कहाँ से उसको लेबर्स मिलेंगे, कहाँ से उसको पावर मिलेगा, मार्केट कैसा है वहाँ का, सर्टेन अदर सर्विसेज सच एज बैंकिंग फैसिलिटीज कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कौन सा है, कम्युनिकेशंस क्या है, इंश्योरेंस फॉर द वर्कर एज वेल एज फॉर द प्लांट, वेयरहाउस फैसिलिटी है कि नहीं है, लोकेशन सर्विसेज कैसी रहेगी, एज एन optimum where the cost of productions and the distributions appear to be very lesser, or you can say minimum. ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो आज से कुछ सालों पहले अपने अहमदाबाद के पास एक छोटा सा जगह है साणंद नाम का, वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी अपना प्लान सेटअप किया. ठीक है, सो जब लोकेशन की बात आती है ना, तो कोई भी कंपनी हो वो सबसे पहले ये सारी चीज़ें बहुत देखती है. तो साणंद में एक, साणंद से कुछ आगे की साइड अगर जाते हैं विरमगाम की साइड, तो वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ऑटोमोबाइल कंपनी का एक प्लांट वहाँ पर मौजूद है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पूरा. और उन्होंने कार भी लॉन्च किया था, उसकी कीमत रखी थी ओनली 1 लाख रुपीज़. तो उनके जो प्रमोटर्स थे, तो उनके सबसे पहले प्लस पॉइंट में क्या देखना चाहते कि भाई हमें जो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स मिलने वाला था, स्टील होता है, रबर होता है, टायर्स होता है, कार की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होता है, राइट, गाड़ी बनने के बाद उसका टेस्टिंग किया जाता है, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट कैसा होता है, स्पीड के मुताबिक जाता है, 20-30 पे चलाते हो तो इतना इम्पैक्ट नहीं जाता, 80 पे चलाते तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 120-150 पर अगर ड्राइव करते हो तो इम्पैक्ट कैसा रहेगा, और वो इम्पैक्ट से गाड़ी के अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो कैसे काम करती है. तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पर इजीली कैसे बनता है, रहता है, मिलता है, वो सब की वो लोग बात करते रहते हैं. ठीक है, अब मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए मैन पावर यानी लेबर्स, यू कैन ऑल्सो से द ह्यूमन रिसोर्स. तो कितना इजीली अवेलेबल होता है, अहमदाबाद से साणंद भी इतना दूर नहीं है. ठीक है, अब सिर्फ अहमदाबाद के लोग वहाँ पर काम नहीं करते, पूरी देश में से भी कुछ लोग आते हैं और पूरे राज्य में से भी कुछ लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं.
उसी के साथ साथ कंपनी में या यूनिट में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पावर सप्लाई का फैसिलिटीज कितना है। अब तुमने गाड़ी तो मैन्युफैक्चर करने के लिए बना दिया, यूनिट पूरा बनाया, लेकिन क्या उस गाड़ी के लिए मार्केट डिमांड बनी है या नहीं बनी है? तो एडवर्टाइजमेंट किया गया था ये कहकर कि 1 लाख रुपया में गाड़ी। अब उस दौरान सबसे सस्ता से सस्ता गाड़ी तुमको 800 मारुति मिलता था 2.5 लाख रुपए में, 2.25 लाख के आसपास या 2 से 2.5 के बीच में उसकी कीमत रहती थी। ये 1 लाख रुपए में आपको गाड़ी दे रहा है, तो ऐसी तो कैसी गाड़ी होगी? तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना कम से कम होगी। 1 लाख रुपया पब्लिक के लिए है, कंज्यूमर के लिए है, तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? राइट? सो लोकेशन सर्विसेज वुड बी द ऑप्टिमम वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेसर एंड लेसर। तो सबसे पहले उन्होंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने पूरा प्लांट एस्टैब्लिश किया, प्लांट एस्टैब्लिश करने के बाद एक यूनिट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन होता गया। पहले साल में 100 गाड़ी उसने बना के रख दी, दूसरे साल में 150 गाड़ी, तीसरे साल में 200, 250, 300, ऐसे ऐसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाता गया। सिर्फ वो 1 लाख रुपए वाली गाड़ी बनाता नहीं था, दूसरा गाड़ी भी बनाने लग गया। राइट? उसी कंपनी की दूसरी जो वेरिएंट्स होते हैं वो भी बनाने लग गए। ठीक है? सो कोई भी बिजनेस होगा उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रीज है तो उसकी लोकेशंस कैसी होनी चाहिए। इन शॉर्ट, एक लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल को इजीली एक्सेस हो, पावर सप्लाई को इजीली एक्सेस हो, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, HR मिलता रहे ठीक से, बैंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़। कुछ कंपनीज मोबाइल एरिया में है, कुछ कंपनीज रूरल एरिया में एस्टेब्लिश किया गया था, तो वहाँ पर कॉलोनी का फैसिलिटीज़ होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को रहने की फैसिलिटीज़ देते हैं, एम्प्लॉयज़ के एजुकेशन एम्प्लॉयज़ के किड को एजुकेशन का फैसिलिटीज़ दिया जाता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़, पोस्टल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशंस कैसा है, ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से देखा जाता है। फिर वहाँ जाके वो प्लांट एस्टैब्लिश करता है। इतना होने के बाद एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा, फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते थे, कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो आइए उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब मान लो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए लोकेशन सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इट विल इंक्रीज द कॉस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, उसको सही ढंग से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, या सही ढंग से या डिज़ायर नंबर ऑफ लेबर्स मिलेंगे नहीं। अब बोल दिया कि भाई अहमदाबाद से दूर किसी एक छोटे से गांव में एक कंपनी है, जॉब करनी है, वहाँ पर 20-22 हज़ार पगार मिलेगा तुमको। अब कौन यहाँ का 25-30 हज़ार का पगार छोड़ के वहाँ गांव में जाएगा इतना सालों किलोमीटर दूर? तो लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज इफ नॉट सूटेबल, तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो कंपनी एक ऐसी जगह पर उसका प्लांट क्रिएट करे या एस्टैब्लिश करे, या बिजनेस ऑपरेशंस एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से उसको ये सारे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इट विल लीड्स टू द कंस्ट्रक्शंस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, खासतौर से स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज। 2-lane road is being converted into the 4-lane road. 4-lane roads is being converted into the 6-lane roads. अभी तो 8-lane roads की हम बात करते हैं, नेशनल हाईवेज बनने जा रहा था। फ्लाईओवर्स आपको हाईवेज पे देखने को मिलेगा ताकि फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। ठीक है, अब ये जो लोकेशन का प्रॉब्लम है वो सिर्फ नए यूनिट के लिए नहीं है, जो कंटिन्यू यूनिट है, जो कंटिन्यू प्रोडक्शंस करते हैं, जो पुराने प्रोड्यूसर्स है, उसके लिए भी एक प्रॉब्लम बनता है। अगर मान लो कि वो स्टेट में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है ठीक से, रास्ते अगर आपको ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं, तो तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन में समय लगेगा ही लगेगा। कितना समय लगता है? तो कि भाई यहाँ से मुंबई में अगर 7-8 घंटे होते हैं, तो अगर रोड सही ढंग से बनाया हुआ है तो 6-5 घंटे में तुम वहाँ पर कंटिन्यू 100-150 पीस ड्राइव करते हो तो आराम से पहुँच जाओगे।
एक्सप्रेस हाईवेज बन चुके हैं, यदि अगर एक्सप्रेस हाईवे ना होते तो क्या होता, राइट। बहुत पहले एक ऐसे रोड्स रास्ते भी बनते थे कि तुमको ओवरटेक करने के लिए रॉन्ग साइड पर आना पड़ता था, देखना था कि सामने से कोई आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो लाइट देकर उसको ओवरटेक करो, वापस से अपने लेन पर तुम शामिल हो जाओ। अभी तो 6 लेन रोड है, 3 लेन रोड है, 3 जाने के 3 आने के, ठीक है। एक समय पे आगे वाला आपको अगर जगह नहीं देता या तो वो अपना व्हीकल साइड पे नहीं लेता है तो सीधा लेफ्ट साइड से भी हम ओवरटेक करके निकल जाते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस के जहाँ पर हम लोकेशंस की बात करते हैं। ग्रोइंग कंसर्न्स टू टेक द डिसीजंस अबाउट द लोकेशंस, ठीक है। एक मीटिंग की जाती है, कंसर्न होता है कि तुमको यहाँ पर वो प्लांट एस्टेब्लिश करना है कि नहीं करना है। ये था बिजनेस का। अगर मैं इंडिविजुअल का बात करूँ तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए जाते हैं, वीकेंड होम्स, शहर से थोड़े से दूर जाते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ कितना है। अब हर जगह पर तुमको 4G 5G नहीं मिलता है, राइट। कुछ जगह पर 2G 3G से काम चलानी पड़ती है, तो वो पॉसिबल है कि भाई नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें यदि अगर इजीली अवेलेबल होता है तो वो सब देखा जाता है लोकेशंस में। न्यू प्लांट्स एंड समटाइम दे ऑल्सो फेस अ प्रॉब्लम विद द शिफ्टिंग द एंटायर ऑपरेशन बिकॉज ऑफ न्यू प्लेस, लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग लोकेशंस एंड एकोमोडेशंस। तो जो कंपनी अहमदाबाद से कुछ दूर जो साणंद के पास में एस्टेब्लिश की गई तो उसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हुई होगी, लिमिटेशंस उसको भी आए होंगे, right? But they took limitations as their opportunity. इससे क्या हुआ, वो जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया था 1 लाख रुपए वाला, वो भी सक्सेस होने लग गया था। वो बात अलग है कि इतना डिमांड नहीं आया, और जब डिमांड नहीं हुआ तो पिछले सेशंस में हमने देखा था कि जिस चीज़ का इतना डिमांड नहीं होता है तो वो अपना प्रोडक्शन लेसर कर देगा। लेकिन उसने अपना प्लांट को बंद नहीं किया, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद नहीं किया। In fact, they took it as an opportunity and converted those products into the better technology productions. Now this company is producing the electric vehicle as well. ठीक है। उसके कंपटीशन में दूसरी 2-3 कंपनी और अपना प्लांट एस्टेब्लिश कर दिया। सानंद से आगे जब जाते हैं हम तो विरमगाम बहुचराजी वाला जो रास्ता आता है वहाँ पर एक और बड़ी सी ऑटोमोबाइल कंपनी है, वहाँ पर 3-4 किलोमीटर का कंटिन्यूस एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलेगा, राइट। सो प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग के साथ साथ एंटायर ऑपरेशंस का भी प्रॉब्लम रहता है, लिमिटेशंस आती है, लोकेशंस का प्रॉब्लम रहता है, एकोमोडेशंस का होता है। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो कहाँ पर मिला है, तो कि सानंद की में प्रॉपर्टीज़ होती है, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि या तो फिर सानंद के पास में जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर भी आपको वो एक फैसिलिटीज़ मिलती है। सो टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्रीज वन हैज़ टू लुक टू द सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर्स विच लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। सो आइए देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स का कंसेप्ट क्या रहता है। It is also important to see both natural and physical factors as a part of the physical environment, and any successful business should consider both in the planning process, which includes topography, climate, minerals and water resource. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो शुरू हो गया, अंदर जो एम्प्लॉयज़ आने थे वो भी शुरू हो गए, जो ह्यूमन रिसोर्स हमने बनाया था वो भी वहाँ पर बनता है। लेकिन फिजिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करता है, जियोग्राफिकल लोकेशंस विच इज़ प्लेइंग एज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सेस द मार्केट। अब ऑटोमोबाइल का प्लांट शहर से 20-25 किलोमीटर दूर एस्टेब्लिश्ड किया है, तो वहाँ से जो यूनिट तुमने बनाया है वो शहर में शोरूम्स में रखने के लिए कैसा जाता है, एक्सेस टू द मार्केट। वहाँ से दूसरे स्टेट में अपना शोरूम है वहाँ पर भी पहुँचाया जाता है। वहाँ से दूसरी कंट्री में अगर प्रोडक्ट की डिमांड है तो पोर्ट तक ले जाना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, ट्रेडिंग्स,
tradings with the various countries is being done generally done through the maritime. तो पहले लॉजिस्टिक आइटम को तुमको सुधारनी पड़ेगी, पोर्ट फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी. अपने गुजरात में एक पोर्ट है, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है, पौंडीचेरी में है, राइट. ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर पोर्ट्स अवेलेबल होते. क्लाइमेट कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है, क्या वो क्लाइमेट सुटेबल है या नहीं है, एटमॉस्फेयर जिसकी हम बात करते थे. मई महीना है, गर्मी का मौसम है, राइट. इस टाइम पे तो अपने शहर में जनरली 40-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता है, ठीक है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनसीजनल रेनफॉल्स बनता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर 35-40 के आसपास आया हुआ है. बट अनसीजनल रेनफॉल इज़ नेवर अ गुड साइन, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खासतौर से मैंगोज, ठीक है. लैंड आपका लेस फर्टाइल है, वहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी नहीं की जाती है तो पानी की शॉर्टेज रहती है, ठीक है. Country like European nations, North America make the huge profit from the fertile lands, multiple uses. So आपके कंट्री में क्लाइमेट कैसा है वो भी एक मैटर करता है. अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है. गुजरात में कुछ हिस्सों में मिनरल्स इजीली अवेलेबल है. It is also seen that every country dealt with the natural resources. हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है. सऊदी अरेबिया और यूएई मेक देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू द नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. Among other advantages, gold and diamonds you will be finding abundant way in the South Africa. और इसी के लिए वजह से मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमी इन द कॉन्टिनेंट इज साउथ अफ्रीका, जहाँ पर गोल्ड एंड डायमंड्स अवेलेबल है बहुत बड़ी मात्रा में. अपने वहाँ पर कोयला भी है, गुजरात में बॉक्साइट है. कोयले का इस्तेमाल पावर जनरेशंस में किया जाता है खास तौर से, राइट. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी की जाती है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ मिनरल्स इजीली अवेलेबल है. वाटर रिसोर्सेस, competitions for water is highly increased nowadays. In fact, it has become more difficult to consolidate the necessity of the water supply, especially for the human consumptions, food productions, ecosystems and the other use. अब पानी का उपयोग हम कहाँ नहीं करते? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पानी का उपयोग होता है? नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है. अपने गुजरात में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट भी है जो बिजली को उत्पन्न करके राजस्थान और हरियाणा जैसी जगह पर बिजली देता है. वही कंपनी बांग्लादेश को भी बिजली प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया हुआ है. लोकेशंस, यहाँ से बांग्लादेश नहीं जाते, यहाँ से एक और स्टेट है बांग्लादेश के करीब, वहाँ से हम बांग्लादेश को बिजली देते हैं. ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, जिसमें लोकेशंस आता है, लैंड आता है, क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए, राइट. जैसे मैंने कहा कि भाई इस बार तो 40-45 डिग्री तक का गर्मी जाना चाहिए इस टाइम को, बट पिछले कुछ दिनों से अनसीजनल रेनफॉल होता है तो उसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है. एंड क्लाइमेट का भरपूर फ़ायदा यूरोपियन नेशंस और नॉर्थ अमेरिकन को ज़्यादा हुआ है. दे मेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्टाइल लैंड. मिनरल्स, सऊदी अरेबियन कंट्रीज, यूएई, यूनाइटेड अरेबियन, तो उनको भी ज़्यादा हुआ है.
गोल्ड एंड डायमंड का ज़्यादा प्रोडक्शन साउथ अफ्रीका में किया है, तो वो उनको भी सक्सेसफुल इकोनॉमी बनी गई है इन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो दीज आर द सम फिजिकल फैक्टर्स कि कैसे अपने बिजनेस को वो अफेक्ट करेगा। लेट अस मूव विद द कल्चरल फैक्टर्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो कल्चरल में सबसे पहले आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल सेटअप, सोशल सेटअप, एजुकेशन सेटअप। इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत करूँ तो सबसे पहले कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक है अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है अपना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हारे कंट्री में प्रोडक्टिविटी किस हिसाब से चलती है, राइट? रोड कंस्ट्रक्शंस कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़। उसके साथ साथ बारी आती है अपनी कंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। सिर्फ रोड से नहीं होता है, वो पानी से भी होता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन होता है। रेलवे भी अलग अलग प्रकार के सर्विसेज दी जाती है उसमें, सर्विस सेक्टर्स की मैं बात करूँ तो। ठीक है, सुपर प्रीमियम ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन्स, मेल ट्रेन्स, राइट? गुड्स एंड कैरेज भी रहता है वहाँ पर, सुपर फास्ट ट्रेन्स, सुपर एक्सप्रेस। जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस आपको कांस्टेंट अहमदाबाद से दिल्ली देखने को मिलता है, शताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद टू बॉम्बे, दुरंतो एक्सप्रेस। These are the super fast, super premium trains easily available. Nowadays, Vande Bharat trains are is also available. जो फैसिलिटी आपको ऊपर हवा में मिलती है वही फैसिलिटी तुमको नीचे रेल पटरी पर मिलती है। So infrastructure facility is being increasing day by day. This is one of the culture factors. Along with followed by the technical factors, technology. सो टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करता है? समय के साथ साथ यदि अगर टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया तो हमारा बिजनेस विल बी आउटडेटेड। नाउअडेज 5G सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज रहता है। ठीक है, टीवी का मैं बात करूँ तो LED टीवी मिलता है, सीधा दीवार पे लटका दो। पहले हम शोकेस बनाते थे, टेबल रखते थे, उसके ऊपर बॉक्स रखते थे और चैनल्स आती थी। अभी तो फाइबर से सीधा आपके घर पे। टीवी के अंदर भी एंड्रॉयड वर्जन्स आ गए, पूरा का पूरा मोबाइल फोन टीवी के अंदर ओपन हो जाएगा, राइट? इंटरनेट से टीवी चलेगा। अभी इंडियन प्रीमियर लीग चलता है, हम जियो सिनेमा पे देखने को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कितने लोग वो सब्सक्राइब करके यूज़ करते हैं, तो कभी भी आप वो चैनल ऑन करो सिनेमा मैच देखने के लिए, तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर कुछ अमाउंट लिखी होगी कि इतने लोग लाइव देखते हैं। पूरा का पूरा टीवी मोबाइल फ़ोन में आ गया भाई। हॉटस्टार है, ZEE5 है, अमेज़न प्राइम है। These are the such applications where you can find the routine channel as well as you can find the some movies, some web series on that particular platforms. So technology अगर change होती है और तुम उसमें अपडेट नहीं होते हो तो you will be outdated. इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ मैं। एग्जाम्पल्स लाइक काइनेटिक टू व्हीलर, एक ऐसा टू व्हीलर कि जिसमें गियर है ही नहीं, ऑटो शिफ्ट है गियर में। बट टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया और उसके रिप्लेसमेंट में मिल गया हमको एक्टिवा, और एक्टिवा की डिमांड इतनी तेज़ होती गई कि अभी भी वो टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट में राजा की तरह घूमता है। नाउअडेज टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज आता है। कितनी कंपनी ऐसी है जो टू व्हीलर में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं? फ़िलहाल के लिए 4-5 है, लेकिन आने वाले दिन में बाकी कंपनीज भी उसके पीछे अपना खुद का सेगमेंट्स लॉन्च करने वाली है। वेरियस टेक्नोलॉजीज आर इजीली अवेलेबल। वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, राइट? तो पहले ऐसा नहीं होता था। सो कल्चरल फैक्टर्स, अगर आपके कंट्री में टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो पॉपुलेशन हैज़ टू फॉलो द ट्रेंड। यदि अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं किया तो तुम आउटडेटेड हो जाओगे। ट्रेडिशंस, हम कभी क्या करते तो कि ट्रेडिशन को फॉलो करते, लेकिन ट्रेडिशन को फॉलो करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि हमारा बिजनेस में वो पुरानी हो जाती है।
दिवाली के टाइम पर हम चौपड़ा पूजन करते हैं सब हिसाब किताब रखने के लिए, तो पहले वो बुक को हम पूजा में वगैरह में रखते थे। अभी हम लैपटॉप का पूजा करते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर काम करना है वही हमारा भगवान है। You might find the drivers and conductors are using the दिया बत्तीस अगरबत्तीस एंड ऑल। ख़ास तौर से रात के जो ट्रैवलिंग्स होते हैं उसके अंदर वो लोग भगवान की पूजा करते हैं, 2-4 भगवान का नाम लेते हैं। सो कुछ ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, राइट। तो कल्चर फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल सेटअप्स रहता है। पॉलिटिकल सेटअप्स की मैं बात करूँ तो अपने कंट्री में ना 3 गवर्नमेंट रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सो पॉलिटिकल पार्टी कौन सा रूल सेंट्रल पे करती है, कौन सा रूल स्टेट पर है, कौन सा रूल अपना लोकल पर है। इफ देयर इज अ सेम पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल द 3 लेवल्स, सो जब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बीइंग डन तो वो उस हिसाब से होगा। इफ देयर इज अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तो डिस्ट्रीब्यूशंस भी उस हिसाब से किया जाएगा। पॉलिटिकली थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस रहेगा, ठीक है। सोशल सेटअप का मैं बात करूँ, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल कैसा है, कौन सा फैमिली बैकग्राउंड है, किस हिसाब का इनकम ग्रुप है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मोस्ट पॉवर्टी एरिया इन एशिया, दैट इज द धारावी। वहाँ पर कल्चरल कैसा है, सोशल सेटअप कैसा है, वहाँ पर एजुकेशनल सेटअप कैसा है, ठीक है। तो वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस। सोशल सेटअप की मैं बात करूँ साथ में, तो कौन से एज में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए, कौन से एज में मैरिज होनी चाहिए। आफ्टर द मैरिज वी वर ऑल्सो प्लानिंग फॉर द फैमिली, ठीक है। सीनियर सिटीजन गेट रिटायर्ड एंड द नेक्स्ट जनरेशन इज गेटिंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। तो एक सोशल सेटअप कैसे रोल प्ले करता है तुम्हारे बिजनेस को। फिर आता है एजुकेशनल सेटअप, आपकी कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज़ किस हिसाब से जाती है, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूशंस कैसे, नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट में एजुकेशन फैसिलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ कैसे है, ठीक है। वेदर दे हैड गॉन थ्रू द रूरल एरियाज और नॉट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है, समय के साथ साथ वो भी चेंज होती है। वहाँ पर भी आजकल आपको स्कूल में भी प्रोजेक्टर्स देखने को मिलता था, ठीक है। पहले चॉक एंड डस्टर्स रहता था, नाउअडेज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस रहता है। दीज आर द वेरियस सोशल फैक्टर्स विच अफेक्ट योर कल्चर। So in this unit we had talked about the concept of environmental laws, we had talked about the locations theory for the business, we had talked about the physical factors, we had also talked about the cultural factors, okay. So let us end our session over here. In the next session we will be talking about the various kinds of environmental laws, resources available for the business. In this we had talked about the physical factors and the cultural factors, how that affect your business environment. So thank you very much. See you in the next sessions.